जय हिंद दोस्तों, आज बात करूंगा कि 1 जुलाई 2026 से डीए कितना होगा, 57 होगा या 58। सटीक सर्वे करके आपके सामने रखूंगा और इसकी घोषणा क्या रक्षाबंधन पर हो सकती है जैसे कि इसकी खबर है। और इसके बाद मैं बात करूंगा कि आखिर हमारे देश के अंदर इतने ऊंचे पद, संवैधानिक पद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या रबर स्टैंप है, बाकी पुतले हैं? क्योंकि 3 कारण अभी सामने आए, इस वजह से जबरदस्ती इस्तीफा उपराष्ट्रपति से लिया गया और बात कही गई स्वास्थ्य का हवाला। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका पेंशन का मैसेज आ गया होगा, जैसे कि हमारा मेल भी आया, मैसेज भी आया। डियर सो एंड सो, ऑनरी रैंक आपका, पीपीओ नंबर, अकाउंट नंबर इज बीइंग क्रेडिटेड विद अमाउंट सो एंड सो टुवर्ड्स मंथली पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑन 31 जुलाई 2025 रिगार्ड्स टीम स्पर्श। और मेल में सीधा सीधा लिखा है कि आपकी पेंशन के अलावा यानी आपकी सर्विस पेंशन कितनी है, आपका डीआर कितना है, टोटल कितनी है, कटौती कितनी है और खाते में कितना आएगा, फिर आपका यानी आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है, ये सारी चीजें। और कम्यूटेशन की डिटेल है कि अभी आपका कम्यूटेशन किस किस्त पर और कितने समय तक कट रहा है। तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई होगी और आपने चेक कर ली होगी। जब आपकी पेंशन 31 जुलाई को लगभग 11 बजे तक आपके खाते में आती है तो उसको एक बार जाकर टैली जरूर करना। और आपके ओआरओपी 3 के हिसाब से नहीं समझ में आता है, जरूर हमसे संपर्क करें। अब बात करूंगा डीए और डीआर की, यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ। हाँ जी दोस्तों, 1 जुलाई 2026 अभी दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं आपके सीपीआईएन के आंकड़े हैं जो 30 जुलाई को जारी होंगे और 30 जुलाई को जो निकलेंगे वो आपके जून एंडिंग के होंगे, यानी 1 महीने तक इनका सर्वे और रिपोर्ट चलती है। और 30 उन्होंने एक तारीख है महीने की मुकर्रर करके रखी और वहां पर कितना इन्फ्लेशन हुआ है, कितना आपका महंगाई भत्ते में उछाल हुआ है, सारी चीजों का एक जो कि फॉर्मेट है उसके हिसाब से लेबर ब्यूरो जारी करता है। तो दोस्तों ये 30 जुलाई को क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमें कितना चाहिए, कितना अभी चाहिए, कितना उछाल चाहिए तब हमारा 58% होगा या हमें 57 से संतोष करना पड़ेगा जैसा कि पहले, और वर्तमान में अभी हम 55% ले रहे हैं। अब इसके सामने मैं सीधा एक विश्लेषण करता हूं कि जो 1 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हर महीने ये जारी करेगी और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा जो कि आपकी 30 जुलाई को आएगा और उसमें लगभग आप समझ सकते हो उसके अंदर रहता है कि आपका कितना उछाल हुआ है, यानी कितने पॉइंट उछाल हुआ है और कितनी आपकी बढ़ोतरी हुई है, आरबीआई का इन्फ्लेशन कितना हुआ है और किन चीजों का सर्वे किया है, जो कि महत्वपूर्ण 6 चीजें और उसमें मिसलेनियस ऐड करके सारा डाटा एक कैलकुलेशन करके बता देते हैं। अब इसको कैलकुलेटर पर ले जाएं, अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा डीए 58% रहे। अभी दोस्तों मैं आपके सामने जो आंकड़े रख रहा हूं इस 6 महीने के, वो आपको बारी बारी से बताऊंगा कि जैसा कि आपके सामने दिसंबर 2024 एक स्लाइड है, दिसंबर 2024, और जिसका CPIIW यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का है, जो आंकड़ा है दिसंबर में 143.7 और उसका 12 महीने का एवरेज 141.6 और उसका आपने नॉर्मलाइज किया यानी एक फॉर्मूले के तरीके से तो 407.76 आया और 55.99 पर दिसंबर में हुआ था और हमें भुगतान हो रहा था 55% के साथ से 0.99 को उन्होंने 56 में राउंड ऑफ नहीं किया, 55 में मिला लिया। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो आंकड़े आए आपके 5 महीने के, जो कि हमें 57.85 तक पहुंचा रहे हैं। कितना पहुंचा रहे हैं? 57.85, यानी अभी इसी तरीके से यदि डीए मिलता है तो 57 मिलेगा, 0.85 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उधर 0.99 की वैल्यू नहीं थी, 0.85। अब हमें और कितना चाहिए कि हमें 58 हो जाए। तो आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि जनवरी 2025 में आपका 143.7 से 0.5 की घटोतरी हुई, बढ़ोतरी नहीं हुई, और उससे आपका परसेंटेज 56.39 निकलता है। फरवरी 2025 में फिर ये घटता है, आप देख सकते हो 0.4 का, 143.2 से 142.8 रह जाता है और इससे आपका डीए 56.72, यानी जनवरी फरवरी में हमें झटका लगता है। मार्च में ये 0.2% बढ़कर के 143.0 होता है, उससे डीए आपका 57.09 हो जाता है। अप्रैल में ये 143.5 यानी 0.5 की बढ़ोतरी होती है और जिससे आप समझ सकते हो कि 12 महीने का एवरेज 142.9 होता है और नॉर्मलाइज करने से 411.62 होता है, जिससे परसेंटेज
निकाला जाता है वो 57.47 चला जाता है। तो यहां हमें 57.47 तक पहुंचते हैं और फिर पिछले महीने मई के आंकड़े 2025 में फिर आके 0.5 बढ़ता है, 144.0 हो जाता है और उससे आप समझ सकते हो 57.85 पर पहुंच जाता है। अब हमें कितना और चाहिए कि 58 हो जाए। जून के अंदर यदि आपका CPI-IW यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर की रिपोर्ट 144 पॉइंट तक जाती है तो उसका 12 महीने का एवरेज बनता है 143.5, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हो। 143.5 के हिसाब से यदि नॉर्मलाइज निकालते हैं, वैल्यू निकलती है 12 महीने की 413.23 और हमारा डीए इन परसेंटेज में कन्वर्ट होकर के 58.08 हो जाता है, जो कि राउंड ऑफ करने से हमें 58% मिलेगा, जो कि 3% की सीधी बढ़ोतरी हो रही है और इसकी हम पूरी उम्मीद करते हैं। हमने ये लगाया कि इसको हमने 144 ही रखा है कि पिछले बार आपने 144.0 था, अभी हमने 144.0 रखा है। अभी जैसा कि इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि इसके अंदर 144.0 है और उसको 12 महीने का एवरेज करते हैं तो 143.5 आ जाएगा, यानी पिछले जून 2024 यानी जून 2024 में आपने देखा होगा 139.2, जो कि आप ऊपर ग्रीन पे देख सकते हो 139.2 था। नॉर्मलाइज वैल्यू 400.903 और आपका डीए 53.36 निकला था। अब यहां से 12 महीने का एवरेज निकलेगा तो एवरेज आपका निकल जाता है 143.5। अब इससे जब 143.5 और 2.88 जो इसका फैक्टर होता है उससे मल्टीपल करके जो वैल्यू निकलती है वो निकलेगी लगभग 413.23। अब 413.23 से निकालेंगे 413.23 माइनस 261.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 261.4 और परसेंटेज आपकी निकल के आएगी 58.08। जैसा कि ये कैलकुलेटर कुछ महत्वपूर्ण फैक्टरों पर आधारित है, इससे आपकी परसेंटेज निकलती है। तो दोस्तों अभी हम उम्मीद लगा के रखते हैं और हालांकि महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने कर जबरदस्त सरकार के ऊपर प्रहार किया है, वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं कि सरकार ने जो वादे किए थे और उनका इरादा कुर्सी पाना था या वादों को निभाना था, कुर्सी तो मिल गई लेकिन वादा निभाने में असमर्थ क्यों है। यानी आपने बोला कि आपका रुपए और डॉलर को कंपैरिजन करें तो उन्होंने कहा था पहले कि मनमोहन सिंह की उम्र के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी और आज भी लगभग कितना बढ़ गया है। गोल्ड की प्राइस देखें कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल की प्राइस सारे शतक बना लिया है, सब शतक बना करके बैठे हैं। ये 1 लाख के पार सोना पहुंच गया है आपका, डीजल पेट्रोल 100 के ऊपर पहुंच गई। तो अब कांग्रेस खूब मजे ले रही है और इनको एक बैट्समैन बना के कह रही है अब बॉलिंग हम करेंगे। जरा देखिए ये वीडियो। बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो बस करो मोदी सरकार। आप देखिए महंगाई से लोग किस तरीके से त्रस्त हैं, मगर ये निकम्मी सरकार पूरे तरीके से महंगाई पे काबू ना पाकर सांप्रदायिक तरीके से देश में भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इस तरीके की सरकार नहीं चलेगी, देश सद्भावना से चलेगा, प्यार से चलेगा। तो अब बात आ रही है घोषणा की। अब घोषणा की इन्होंने इस तरीके से जो रिपोर्ट डाली वो आप समझ सकते हो कि रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा। क्या बाकी रक्षाबंधन पर सरकार तैयार हो सकती है? बिल्कुल तैयार हो सकती है, उसके पास पूरे फाइनल डाटा हो जाते हैं, लेकिन देगी क्यों और नहीं देगी क्यों नहीं, इसकी बात करते हैं। देगी इसलिए नहीं कि इस पैसे को यानी जो आपको अभी पेड करना है करोड़ों रुपए, उसको बाजार में निवेश करेगी, उसका इंटरेस्ट लेगी और लगभग जाकर के अक्टूबर नवंबर तक खींचेगी ताकि वो दिवाली के आसपास उसको एक तोहफा के तौर पर देखो, उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन इस बार ये क्यों कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनर्स को रक्षाबंधन से पहले गुड न्यूज मिल सकती है। उन्हें मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत कम से कम एक और डीए मिलेगा। महंगाई के ताजा आंकड़ों को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में जुलाई 2025 से 3 से 4% की बढ़ोतरी की संभावना। मार्च में 2% की हाइक हुई थी और मौजूदा रेट 55% है। अब इन्होंने ये खबर तो ये सूत्र इनके रहते हैं, इन सूत्रों पर भरोसा नहीं करते हैं।
आजकल हर एक के सूत्र हैं, लेकिन ये सूत्र सारे फैल हैं। लेकिन हमें जो सरकार की नीति और नीयत दोनों को पता चल गया है कि सरकार अक्टूबर यानी दिवाली के आसपास इसकी घोषणा करेगी और उसके साथ आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर का 3 महीने का एरियर मिलेगा। तो दोस्तों डीए की आप समझ सकते हो कि बस 4 दिन बाकी हैं। 30 जुलाई को यदि स्टेबल भी रहता है तब भी हमें 58% होने की 99.99% उम्मीद है। तो ये थी डीए के ऊपर दोस्तों रिपोर्ट। अब मैं बात सीधी सीधी बात करूंगा। अब ये बात थोड़ी खटकती है। हम लोग फौजी हैं, हम यूनिटों में नौकरी करते हैं या कहीं भी नौकरी करते हैं, समाज में रहते हैं, तो हम अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कह सकते हैं। लेकिन यहां आप देख सकते हो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ यानी उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के बारे में बात कर रहा हूं। कितने सोचने की बात है कि उन्होंने कहा हमारी तबीयत ठीक नहीं इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हो, धन्यवाद। ना उनका फेयरवेल हुई, ना विदाई हुई और एकदम ये जुदाई हुई। अब ये जुदाई हुई हेल्थ इशू को लेकर। लेकिन अब बात रजत शर्मा, जो बिल्कुल इनका इमेज सोर्स ऑफ इंडिया टीवी की तरफ से उन्होंने जो विश्लेषण किया है वो बात का है कि सरकार के लिए उपराष्ट्रपति एम्बैरसमेंट हो गए, शर्मिंदगी का कारण बनते जा रहे थे। शर्मिंदगी क्यों? क्योंकि इन्होंने सरकार के हिसाब से नहीं बोला, इन्होंने अपने दिल और जमीर के हिसाब से बोला। यानी आप समझ सकते हो कि 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति और ईमानदारी से रहा हो, उसको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बना दिया जाए और वो अपने उन्होंने कहा यदि मैं उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को बचा नहीं सकता तो मैं इस पद पर रहने लायक नहीं हूं। उन्होंने कहा है मेरी बेइज्जती कर दो, जगदीप की धनखड़ की बेइज्जती कर दो, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन इस पद की बेइज्जती नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं इस्तीफा दिया। ये बात सत्य है। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। पद की गरिमा गिर गई और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। तमाम तरीके के प्रेशर। उन्होंने बोला कि जो सरकार कहे मैं वो बोलूं, दूसरों को खुश करने के लिए बोलूं। स्टार्टिंग में आए थे, सबको माननीय प्रधानमंत्री जी को बार बार ऐसे 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 करके नमस्ते करते थे, तब लोगों ने उनकी हूटिंग किया। उन्होंने बोला ये इज्जत देना मेरा एक स्वभाव है, मैं बचपन से इसी संस्कार में पला बड़ा हूं। फिर उन्होंने सरकार से सवाल किया तो ये नाराज हो गए, कभी ये नाराज हो गए तो उन्होंने जुडिशरी के बारे में बात किया। राष्ट्रीय जस्टिस वर्मा जिनके घर में नोटों की गड्डी मिली उनके बारे में उन्हें तुरंत निर्णय करना था, अपने उन्होंने स्टेटमेंट दिए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बोला आपकी आत्मा मर गई है, आप किसानों को रुला रहे हो। ऐसी बातें उनके खिलाफ चली गई और वहीं से ये गुटबंदी होने लगी और इनको हटाने का पूरा प्लान किया। जैसे रजत शर्मा जी अपने ब्लॉग में कह रहे हैं कि धनखड़ ने अंदर की बात, जब सरकार को लगा अब वो राज्यसभा में भी परेशानी पैदा कर रहे हैं, खुले टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, तब उन्हें एक फोन आया और कन्वे किया गया कि अब ये खेल ज्यादा नहीं चलेगा और आपको जय हिंद करना होगा। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों इस्तीफा दिया? अटकलें बहुत सारी थी, खामोशी थी, न कोई समारोह हुआ, न कोई विदाई, न कोई समारोह भाषण, न कोई तारीफ। अचानक उन्होंने अपना घर खाली किया और बोरे बिस्तर बांधे अपने जगह पे चले गए। जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? मुझे लगता है कि सरकार के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे थे, परेशानियां पैदा करने लगे थे, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया। मैं आपको अंदर की बातें बताता हूं, टकराव कैसे शुरू हुआ, कहां तक गया ये समझाता हूं। पहली बात, जगदीप धनखड़ जब से राज्यसभा के सभापति बने उन्होंने इंप्रेशन दिया कि वो सरकार के शीर्ष नेताओं के करीब हैं, जो भी करते हैं वो उन्हीं के कहने पर करते हैं। आपको याद होगा कि संसद के परिसर में उपराष्ट्रपति के झुके झुके व्यवहार की मिमिक्री की गई, जिसका वीडियो राहुल गांधी ने बनाया। उसकी वजह से ये थी कि चेयरमैन के तौर पर धनखड़ साहब विरोधी दलों से लगातार टकराव करते रहे। विरोधी दलों को यकीन हो गया कि ये सरकार के इशारे पर बोलते हैं, सरकार की भाषा बोलते हैं, विरोधी दल इनके विरोध में हो गए। दूसरी बात, कुछ महीने पहले धनखड़ साहब ने न्यायपालिका पर हमला किया, कि सुप्रीम कोर्ट पर वार किया, पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात की। जजों को भी लगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब काम सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, वो सरकार के करीबी हैं। न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई, जैसा कि पाकिस्तान में होता है, तो बहुत बुरी स्थिति में हो रहे। तीसरी बात, उन मामलों को समझाने की कोशिश की गई, तब वो नाराज हो गए।
उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति होते हुए भी उन्होंने जगह जगह पर सरकार का बचाव किया, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी कि ये सरकार से उनके सीधे टकराव की शुरुआत होने लगी। उन्होंने कहा है, उन्होंने आरएस तमाम चीजों को उन्होंने उसके बाद अरविंद केजरीवाल से मिले, तमाम तरीके की ऐसी राजनीतिक चीजें हो गई जो कि भविष्य में सरकार को लगा ये हमारे लिए शायद फायदे के इंसान नहीं है। मैं इसको सीधा सीधा कहूंगा, फायदे के नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए नुकसान पहुंचाने वाले हैं, कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं मुश्किल आ सकती है। तो आप बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा पद, उतनी बड़ी पद की गरिमा, लेकिन गरिमा को बचाना मुश्किल है। यानी आप अपने जमीर से कुछ नहीं बोल सकते, आपको गलत दिख रहा है लेकिन बोल नहीं सकते। तो ये कैसा लोकतंत्र है, ये किस तरीके का आप समझ सकते हो। यहाँ डेमोक्रेसी की बात की जाए, आपको वही बोलना होगा जो कि स्क्रिप्ट दिया जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा, मैं खुल के कह रहा हूं, रक्षा मंत्री जी के भाषण देखिए, तमाम और मंत्रियों के भाषण देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आसपास ही उनकी बातचीतें रहती हैं। नहीं तो आप एक्स हैंडल इनका उठा के देख लीजिए, वो किस तरीके के अपने ट्वीट करते हैं। आपको इसके ऊपर कमेंट्स करना होगा, क्या वाकई देश के अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक जो संवैधानिक पद है ये रबर स्टैंप है या इनके पास कोई शक्ति भी है। धन्यवाद।